देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों ने पढ़ा, इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने कवर अप किया था फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग अलग उसमें फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर हमें फंड्स अरेंज करने हैं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब कि हम इक्विटी से पैसा मंगा लें। लेकिन ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन कहलाता है। अगर हम इसको जानें, एग्जैक्ट नेचर समझें इसका, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि हम इक्विटी पे ट्रेड करके डेट रेज करेंगे। ठीक है, एक जेन्युइन सी बात रखते हैं आपके सामने। अगर आप शेयर होल्डर से पूछें कि उनको ज़्यादा पैसा चाहिए डिविडेंड के तौर पर, तो उनका जवाब होगा यस, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए डिविडेंड के तौर पर। अच्छा, अब उनसे पूछिए कि आप और पैसा देंगे हमें, वो कहते हैं सर पैसा मांगते हो, हमें डिविडेंड दे तो अच्छा लगता है लेकिन हमसे पैसा मत मांगो, शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू गेन मोर डिविडेंड विद द कॉम्पोनेंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यानी डेट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेसिकली एक वो प्रोसेस है जिसमें हम इक्विटी पे ट्रेड करते हैं और डेट रेज करते हैं ताकि फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को बढ़ाकर हम अपनी ईपीएस वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर वैल्यू को इंक्रीज कर सकें। आइए समझते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। और उससे पहले कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फीजिबल बनाने के लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस होती हैं, राइट। देखें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में सबसे पहले कंडीशंस की बात रखता हूं मैं। फेवरेबल कंडीशंस, पहली कंडीशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर होना चाहिए, वही हमें काम आएगा, उसी में फायदा भी है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है इंटरेस्ट शुड बी अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होना चाहिए, आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस आपकी फेवरेबल हैं, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं जिस भी जगह पर, जिस भी सिचुएशन में, वो सिचुएशन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए बेस्ट सिचुएशन मानी जाती है, राइट। सो अगर हम देखें ईपीएस, एक बात आई है, ईपीएस क्या होता है? तो ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। कैसे कंप्यूट किया जाता है ईपीएस? तो इसके लिए फॉर्मूला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड कर देते हैं इसको नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, तो ये है हमारा ईपीएस का फॉर्मूला, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। इस तरह से आप ईपीएस का यानी अर्निंग्स पर शेयर का कंप्यूटेशन करोगे, राइट। नाउ सेकेंड वन, इसी में बात आती है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा आरओआई का फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। हमें कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को ये चाहिए कि वो कैसे फंड रेज करे और किस तरह से वो फंड रेज करके कंपनी के लिए बेस्ट फीजिबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करे, राइट। अच्छा, अब इस अरेंजमेंट में हमारे सामने दो ऑप्शन है, डेट ज़्यादा लें या इक्विटी ज़्यादा लें। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो अगर मैंने लास्ट सेशन में बताया था, डेट इक्विटी रेशियो फेवरेबल कहाँ पर होता है? तो फेवरेबल डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेट प्रेफर करा जाता है और कम से कम इक्विटी को प्रेफर किया जाता है, राइट। अच्छा, तो इस सिचुएशन में हम क्या करने की कोशिश करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे अर्निंग्स पर शेयर वैल्यू बढ़े, शेयर होल्डर्स कम रहें। अगर शेयर होल्डर्स कम रहेंगे तो ज़्यादा हम प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे,
ठीक है। खैर यहाँ एक इलिस्ट्रेशन लेंगे, हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं टोटल फंड यूज्ड, आपको जो पैसा चाहिए वो है 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अगर हम बात करें तो वो है 4 लाख रुपए। इसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आप चुकाएंगे 10% पर एनम के हिसाब से। अगर आप सरकार को टैक्स देंगे, अगर क्या देना ही पड़ेगा, तो वो है 30% के हिसाब से। नाउ अब सिचुएशन को समझते हैं और हम अपने सामने कुछ ऑल्टरनेटिव्स रखते हैं कि अगर हमारे सामने ये ऐसे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हों तो हम उसमें से कौन सा सेलेक्ट करें अपनी कंपनी के लिए, ताकि दोनों का फ़ायदा हो जाए। राइट, आइए, शेयर होल्डर्स का भी और कंपनी का भी। राइट, सो सिचुएशन 1, हमने कहा जी डेट हम नहीं लेंगे। सिचुएशन 2 है हमारे सामने, जिसमें हमने कहा साहब डेट ले लीजिए 10 लाख रुपए का। सिचुएशन 3 है जिसमें हमने डेट लिया, उधार का पैसा 20 लाख रुपए। अगर मैं इसको आपके सामने समराइज करता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए था और मैंने पहली सिचुएशन में डेट नहीं लिया, 30 लाख रुपए मुझे चाहिए थे प्रोजेक्ट के लिए। मैंने फर्स्ट सिचुएशन में तो डेट नहीं लिया, तो इसका मतलब सारा पैसा कहाँ से आया? जवाब वही है, सारा पैसा आया इक्विटी से, यानी 30 के 30 लाख रुपए हमने यहाँ पर इक्विटी से अरेंज करें। ठीक है। नाउ सेकेंड सिचुएशन में 10 लाख रुपए तो हमने जनरेट कर लिए डेट से, बाकी बचा हुआ 20 लाख रुपया इक्विटी से आया। और थर्ड सिचुएशन में इट इज बट ऑब्वियस कि 10 लाख रुपए सिर्फ हमने इक्विटी से अरेंज करे, मैक्सिमम पैसा हमने डेट से रेज किया है, हमने मैक्सिमम पैसा उधार का यूज किया है। ये जानना है कौन सी सिचुएशन फिजिबल है, ये जानना है कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बेस्ट है। राइट, तो इसके लिए एक एनालिसिस करते हैं और उसका नाम है EBIT EPS एनालिसिस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग्स पर शेयर एनालिसिस। आइए समझिए कॉन्सेप्ट का नाम EBIT एंड EPS एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले अपने सामने 3 सिचुएशन रखते हैं। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, कितना था? 4 लाख रुपए। तीनों सिचुएशन में बराबरी की बात है, यानी जो प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, वो है 4 लाख तीनों सिचुएशन में। सबसे पहले आउटसाइडर की ऑब्लिगेशन को माइनस करिए। भाई कंपनी के लिए सबसे पहला आउटसाइडर होता है जिन्होंने आपको पैसा दिया है, यानी बैंकर्स हो गए, आपके डिबेंचर होल्डर्स हो गए, जिनको आपने इंटरेस्ट पे करके सेट ऑफ करना है, पहले आउटसाइडर। ठीक है। नाउ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दीजिएगा? 10%। क्यों? सिचुएशन कहती है 10% का इंटरेस्ट है। भाई पहली सिचुएशन में मैं नहीं देने वाला इंटरेस्ट। क्यों? पहली सिचुएशन में डेट लिया है मैंने, अगर लोन ही नहीं लिया है तो जबरदस्ती इंटरेस्ट थोड़ी दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में हमने डेट कितना लिया है? 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कर दीजिए, सिचुएशन आ गई 1 लाख। 1 लाख आपने दे दिया इंटरेस्ट। और दूसरी सिचुएशन में 2 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट के तौर पर दे दिए। बड़ा भारी अमाउंट है यहाँ पर, है ना? अच्छा जी, माइनस कर देते हैं। तो EBIT था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस कर दिया आपने इंटरेस्ट, तो बचा प्रॉफिट यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स। कितना? यहाँ 4 लाख बच गया, यहाँ पर 3 लाख बच गया और यहाँ पर 2 लाख बच गया। भाई आप मुझे बताइए फेवरेबल कंडीशन कौन सी लग रही है? सिचुएशन 1 ना। क्यों? सिचुएशन 1 में 4 लाख है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मेरे को तो ये पसंद है। राइट, कोई बात नहीं, आगे एनालाइज करते हैं थोड़ा और कुछ इसमें बातें हैं। सेकेंड आउटसाइडर की बात आती है तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे टैक्स लेती है। 30% का टैक्स देना है आपको, 30% टैक्स लगेगा, सिचुएशन कहता है। राइट, तो अब ये तो नहीं है ना कि मैंने लोन नहीं लिया तो साहब मैं टैक्स क्यों दूं? ऐसी बात नहीं करेंगे। प्रॉफिट तो कमाया है ना, कंपनी भी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रॉफिट कमाया उसने, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। आइए, टैक्स कितना देगा हमने यहाँ पर? 4 लाख का 30% यानी 1,20,000। नाउ 3 लाख पे
90,000 का अमाउंट आ गया 30%, और यहाँ पर सिर्फ 60,000 आ गया। सर यहाँ तो हमने बहुत कम टैक्स दिया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी तो कम ही था, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं और बचता क्या है भाई, बिफोर टैक्स था, टैक्स दे दिया तो बचा क्या, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। माइनस करने के बाद सिचुएशन आती है 2,80,000, यहाँ पर अमाउंट आता है 2,80,000, यहाँ अमाउंट आता है 2,10,000, और यहाँ अमाउंट आता है महज 1,40,000। कौन सा बेस्ट है, यही बेस्ट मेरे को लगता है। क्यों, मेरे को सबसे ज़्यादा अमाउंट दिखाई देता है यहाँ पर, ये मेरी कंडीशन सबसे फेवरेबल नज़र आने वाली है, तो मैं इसी को लेने वाला हूँ। लेकिन किसी ने मुझे समझाया कि भाई रुक जाओ, पूरा देखो ज़रा, अभी तक तुमने किया क्या है, अभी तक हमने किया क्या है भाई, बाहर वालों को सेट ऑफ किया, जिनसे लोन लिया था उनको इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो चलिए एक यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ऑब्लिगेशन है, एक तरफा पेमेंट है, दे दिया। अब डेट ही तो नहीं है ना, अभी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना आप, सिर्फ डेट ही तो नहीं है, यानी सिर्फ अमाउंट लोन का ही तो इस्तेमाल नहीं किया ना, इक्विटी भी तो है। साहब इक्विटी की बात कहाँ हुई है यहाँ पर, इक्विटी का सेंस कहाँ पर आया है, अभी तक नहीं आया। तो अब इक्विटी की बात करते हैं और फिर एनालिसिस करेंगे कि इक्विटी और डेट के कॉम्पोजिशन में से कौन सा बेहतर है और इन तीनों सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी, राइट। देखिए यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर के लिए मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा 30 लाख रुपए हमने इक्विटी से अरेंज किए। अगर 30 लाख रुपए आपको चाहिए इक्विटी के लिए, इक्विटी से, और 10 रुपए का आपका एक शेयर है, मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा नहीं है कि कितने का शेयर है, आप यह समझिएगा कि अगर शेयर वैल्यू नहीं दी होती है तो एक मिनिमम पार शेयर वैल्यू ली जाती है, दैट इज ₹10, ठीक है, स्टैंडर्ड है ना। 10 रुपए का एक शेयर है और 30 लाख रुपए आपको चाहिए, तो कितने शेयर्स इशू करे होंगे, कैलकुलेशन कर लो, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख शेयर्स इशू करे हैं भाई, क्योंकि अमाउंट हमने डेट से तो लिया नहीं, सारा पैसा इक्विटी का लाए हैं हम, और 30 लाख रुपया चाहिए था, तो 3 लाख शेयर्स इशू कर दिए तुमने, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में देखिए 10 लाख तो आ गया डेट से और बाकी बचा हुआ 20 लाख रुपया ये आ गया इक्विटी से, राइट। तो 20 लाख रुपए इक्विटी से चाहिए, 2 लाख शेयर्स इशू कर दिए आपने क्योंकि 10 रुपए का रेट था, है ना। और यहां पर सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू करें। यहां पर 1 लाख क्यों, यहां पर तीसरी सिचुएशन में हर चीज सबसे कम होती जा रही है, क्यों बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले यहां पर आइए और समझते हैं। महज 1 लाख शेयर होल्डर्स इशू कर, आपने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा आप डेट से ले आए थे, सबसे ज़्यादा पैसा आप डेट से ले आए थे, थोड़ा सा पैसा बच गया था तो थोड़े से पैसे को आपने शेयर्स का इस्तेमाल करके मंगवा लिया, यही किया ना, ठीक है। अब कहानी है ईपीएस की, अब बिल्कुल कंक्लूजन आ रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं जी। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, यहाँ देखेंगे फॉर्मूला ये रहा, अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो भाई पहले वाली कंडीशन, पहले वाली सिचुएशन के लिए अगर मैं यहाँ पर ईपीएस निकालता हूँ, अर्निंग्स पर शेयर निकालता हूँ पहले वाली सिचुएशन के लिए, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ठीक है, तो माइनस डिवाइड करके आपको ये कंडीशन मिलेगी। इतना पैसा एक शेयर पे आपको 93 पैसा मिल रहा है, ये कमाई है आपकी। यहाँ पर कर दीजिए तो एक शेयर पे 1 रुपया 5 पैसा मिल रहा है, और यहाँ कर दीजिए तो एक शेयर पे 1 रुपया 40 पैसे की अर्निंग है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर, अभी सब तो ऊपर से नीचे तक सबसे यहाँ पर कम ही अमाउंट आया था, लेकिन ईपीएस सबसे ज़्यादा आ गया। ये कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया, अर्निंग्स पर शेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैसे आ गई, ये समझाने के लिए मेरे पास एक बेहतर लॉजिक है कि अगर ज़्यादा पैसा था तुम्हारे पास में और शेयर होल्डर्स और ज़्यादा थे, यहाँ पर देखिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा था, पहली सिचुएशन फेवरेबल थी, तुम्हारी फेवरेट सिचुएशन थी, लेकिन शेयर होल्डर्स को देखा, शेयर्स को देखा तो इतने ज़्यादा शेयर्स थे, ठीक है, शेयर होल्डर ज़्यादा थे ना, कह रहा हूँ सबके पास एक एक शेयर ही है अगर, तो शेयर होल्डर ज़्यादा है ना, सबको बांटना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा
उससे ज़्यादा शेयर होल्डर में बटेगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना सबको। और यहाँ देखो तीसरी सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में 1,40,000 रुपया लेकर बैठे हो और शेयर होल्डर पूछा कितने हो तो बोला गया 1 लाख, तो ज़्यादा दोगे ना। कहानी समझ गए? प्रॉफिट थोड़ा था, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर बने, उससे ज़्यादा शेयर्स थे आपके पास में, तो आपने थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। दैट इज़ वाई सिचुएशन 1 में 0.93 यानी एक शेयर पे 93 पैसा आया, और सिचुएशन 3 में आपको सबसे ज़्यादा कंपेयर कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सिचुएशन 3 में आया, दैट इज़ 1 रुपी 40 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपने पैसा डेट से मंगाया और इक्विटी के लिए थोड़ा सा अमाउंट बचा था, तो ज़रा से थोड़े से शेयर होल्डर्स थे, उनको प्रॉफिट तुमने बांट दिया, डिविडेंड दे दिया और डिविडेंड उनको ज़्यादा मिला, अर्निंग्स उनकी बढ़ गई है। तो हम कंक्लूड करते हैं कि भाई सिचुएशन 3 हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारे लिए फीजिबल सिचुएशन है। और सभी लोग वापस यहाँ रिकॉल करिए इस कॉन्सेप्ट को, तो देखें कि भाई 20 लाख और 10 लाख, डेट इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है? डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल वही आ रहा है जो आइडियल होना चाहिए। आइडियल रेशियो इज 2:1। तो सिचुएशन 3 दोनों एंगल से सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि सर आपने ये जो 2 कंडीशन बताई थी, इसका क्या मैं यहाँ पर क्या रोल है इसका, ठीक है, या इसको हम क्यों पढ़ रहे थे? तो पहली सिचुएशन के लिए ROI शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैंने बताया था। प्रूफ कर लेता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितना था सिचुएशन में? यहाँ देखो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल फंड यूज कितना था? 30 लाख रुपए, 30 लैक्स, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इसको करेंगे तो अमाउंट फिगर आपको ये नजर आती है। 13.33% इज योर ROI एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो कंपेयर करके देख लीजिए ना, 13.33% इज ग्रेटर देन 10%, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। एंड सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लग रहा। यहां पर हमने इंटरेस्ट दिया 2 लाख रुपए, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया था, इस पे टैक्स नहीं लगा। माइनस करके जो अमाउंट आया तो थोड़ा सा अमाउंट बचा तो थोड़ा सा टैक्स दिया। फिर अब वो समझ आता जा रहा होगा आपको कि वो जो सबसे कम आ रहा था, यहाँ पर सबसे थोड़ा अमाउंट आ रहा था, वो क्यों आ रहा था? क्योंकि मेजर अमाउंट आपने टैक्स के तौर पर दे दिया था। अब बच गए आप तो थोड़े से अमाउंट पे टैक्स लगा। अब तो थोड़े से अमाउंट पे टैक्स लगा, उसके बाद में तुम्हारा प्रॉफिट जो भी बचा वो और कम शेयर होल्डर्स में डिवाइड हुआ। देखते जाइएगा, और कम शेयर होल्डर में डिवाइड हुआ तो तुम्हारा EPS बढ़ गया। सो दैट इज द रीजन हम कहेंगे शेयर होल्डर्स आर लाइकली टू गेन more dividend by including the debt component in the capital structure, by including the fixed financial charges, right? So this is about trading on equity, this is about capital gearing, capital gearing, gear होता है ना, ठीक है भाई, गाड़ी को, व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए गियर होता है ना। कैपिटल गियरिंग क्या कॉन्सेप्ट है? कैपिटल गियरिंग यही कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पैसा चाहिए था, कुछ पैसा आपके पास था, कुछ पैसे की शॉर्टेज थी, आपने उधार मांगा, डेट लिया और आपका गियर लग गया, आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ गए। सही है? दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? जो हमें एक मोशन प्रोवाइड करता है। अभी क्या है? पैसे की शॉर्टेज थी, कुछ पैसा अगेन हमारे पास था, कुछ पैसा की शॉर्टेज थी, हमने वो पैसा उधार मांग लिया, ठीक है, और डेट की वजह से, डेट कंपोनेंट की वजह से हमें एक लेवरेज, हमें एक पुश मिला ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाए। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को, बट जो सिंपल अप्रोच है अब उसको रखिए कि क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हमने देखा कि प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, क्या करके? ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेके, फ़ायदा हमें मिला EPS का, अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ गई। दिस इज़ द होल लॉजिक जो हमने यहाँ पर एनालाइज किया। कन्फ्यूज़न बढ़ता है, आप लोग कंफ्यूज होते रहते हो, मैं बस यही चाहूँगा आपसे कि ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस एंड ये इलिस्ट्रेशन जो मैंने बताया, अगर आप ये समझ गए तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है।